गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल आप लोगों ने जो पेपर किया था वो तो कनेक्टर्स का था। खैर बैंक का पेपर था। आज जो आप लोगों ने पेपर किया है ये है 2018 का CHSL का प्रीवियस पेपर जो 11 जुलाई को ही हुआ था। लेकिन ये आफ्टरनून शिफ्ट का है। परसों वाला उस दिन का मॉर्निंग शिफ्ट का था, ये आज आफ्टरनून शिफ्ट का है। 11 जुलाई का ही पेपर है। तो चलिए आज के इन 25 क्वेश्चंस पर जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पेपर भी इजी टू मॉडरेट ही है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एंटोनियम पूछा है किसका? गॉन्ट का। और गॉन्ट का मतलब अगर आपको पता है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। गॉन्ट का मतलब होता है लीन एंड थिन। मतलब क्या हुआ? बहुत दुबला पतला, निहायत दुबला पतला। अब किसे कहेंगे निहायत दुबला पतला? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियां हड्डियां गिनी जा सकती हैं। मतलब ऐसे लगता है हड्डियों के ऊपर स्किन चिपका दी गई है, बीच में मांस नहीं होता। तो उन लोगों को कहा जाता है गॉन्ट। अब चलो इसका अपोजिट ढूंढते हैं। अपोजिट इसका क्या होता है? मतलब होगा मांस से भरा हुआ, मोटा ताजा। अब ढूंढो। पल्प, बेंट माने झुका हुआ, लीन का मतलब दुबला पतला, ओल्ड का मतलब बूढ़ा। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ठीक है ना। अब अगर आपको पल्प की मीनिंग नहीं भी पता है तब भी ये तो समझ में आ गया कि होगा यही। क्योंकि ये अगर दुबला पतला है तो बेंट माने झुका हुआ, ओल्ड माने बूढ़ा और लीन माने कमजोर, ये तीनों नहीं होंगे। क्योंकि तीन के तीनों क्या हैं? बेंट झुका हुआ ये भी कमजोर है, ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा ये भी कमजोर है, लीन ये भी कमजोर है। तो हमारा अपोजिट एक ही ऑप्शन बच रहा है, पल्प। वैसे पल्प का मतलब बता दूं तो पल्प का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत माल भरा हुआ है। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर मांस खूब भरी हुई है, खूब मोटा ताजा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है फिलर का, ठीक है। सेंटेंस देख के लग रहा है कि ये फिलर का क्वेश्चन है। तो इतना स्क्रॉल करके देखते हैं। लिखा हुआ फ्रेश इंटरेस्ट रेट कट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के द्वारा कट किया गया एक फ्रेश इंटरेस्ट रेट वुड लार्जली डैश ऑन हाउ द मानसून टर्न्स आउट इन मंथ्स एड। आने वाले समय में, आने वाले महीनों में मानसून कैसा होगा इस पर डैश करेगा। तो इस पर डैश करेगा, क्या करेगा? एक बात वर्ब भरने के पहले यहाँ पर जो भी वर्ब भरी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ वुड लगा हुआ है। और जो भी वर्ब आप लगाएंगे उसके बाद ऑन आना चाहिए। तो डिफाइन के बाद तो ऑन लगता नहीं, डिमॉन्स्ट्रेट के बाद भी ऑन लगता नहीं, यही डिपेंड है जिसके बाद ऑन लगता है, डिटरमिन के बाद भी ऑन नहीं लगता, ठीक है ना। तो बस एक ही ऑप्शन है डिपेंड, जिसके बाद ऑन लगेगा। इनके इनके और इनके बाद ऑन नहीं लगता। आपका आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर का, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑर्डर का सेंटेंस है, तो मतलब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। स्क्रॉल कर लेते हैं इतना, ठीक है, देखने में आसानी रहेगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है शायद थर्ड वाला, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। टुडे फ्लैक्स इज यूज्ड टू मेक फाइन इन लाइनन फैब्रिक। आज जो फ्लैक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या बनाने के लिए? लाइनन फैब्रिक बनाने के लिए। तो आज देखो टुडे फ्लैक्स का यूज दिया हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। बी में लिखा है द नियोलिथिक मैन। नियोलिथिक मैन का मतलब नवपाषाण काल वाला इंसान। फर्स्ट क्लैड हिमसेल्फ मतलब पहनता था, कपड़े पहनता था, किसका? एनिमल स्किन का। तो नवपाषाण काल का इंसान चमड़े की मतलब जानवरों की खाल पहनता था कपड़े के रूप में। मतलब ये वस्त्रों की क्रोनोलॉजी लगता है दी हुई है। अब जो सी में लिखा है ही किसके लिए लिखा है बच्चा? नियोलिथिक मैन के लिए लगा है। मतलब बी के बाद ही सी लगेगा। अच्छा, आल्सो लगा है तो आल्सो पैरेललिज्म है। ये भी लिखा है यूज्ड पहनता था। क्या पहनता था? फ्लैक्स पहनता था, ठीक है ना। तो विच हैड गुड फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ। विच हैड गुड फाइबर मतलब फ्लैक्स जिसमें अच्छा फाइबर होता है कपड़े बनाने के लिए। तो सी में इन्होंने कहा कि ही आल्सो यूज्ड फ्लैक्स, वो फ्लैक्स का भी इस्तेमाल करता था कपड़े बनाने के लिए। बी में लिखा है वो नियोलिथिक मैन चमड़े की जानवरों की खाल पहनता था। ये देखिए यहाँ लिखा है द नियोलिथिक मैन और पहनता था चमड़े की खाल। और इसी नियोलिथिक मैन के लिए यहाँ ही लगा है और ऊपर से आल्सो लगा पहनने के लिए।
तो आल्सो लगेगा तब भी, आल्सो भी क्या कर रहा है, बाद में कर रहा है, और ये जो ही लग रहा है ये भी बाद में कर रहा है, यानी कि हमें किसी भी कीमत पर बी के बाद ही सी लगाना है, और दोनों में ही कपड़े पहनने की बात की गई है। ठीक है, अब ये डी वाला जो क्वेश्चन है ये बट कर रहा है, बट इन दोज डेज का मतलब क्या हुआ, दोज डेज में बताओ ये टुडे वाला होगा या फिर न्यूलिथिक पीरियड वाला होगा। तो अगर टुडे वाला कहते हैं तो क्या होता है दीज डेज, तो यहाँ लिखा है दोज डेज, मतलब ये न्यूलिथिक पीरियड वाला ही है, उन दिनों। तो उन दिनों, अब ये उन दिनों के पहले लगा दिया बट लगा है, इन्होंने कहा कि क्लॉथ्स मेड ऑफ फ्लैक्स मस्ट हैव बीन वेरी रफ, जो फ्लैक्स से कपड़े बनते थे वो बड़े खुरदरे होते थे। तो दो पॉजिटिव सेंस, एक हो गया चमड़े की खाल पहनता था, उसके बाद फ्लैक्स के बने कपड़े पहनता था, फिर कह रहे हैं कि किंतु फ्लैक्स उस समय बहुत खुरदरा होता रहा होगा, तो मतलब बी सी के बाद हम क्या लगा दें, डी लगा दें। और डी के बाद अब क्या चलेगा, ये तीनों सेंटेंस किसके हैं, नियोलिथिक पीरियड के पास्ट के हैं, और एक सेंटेंस कौन सा, ए वाला कब का है, वो आज का बता रहे हैं। तो क्रम क्या बना, बी सी डी के बाद ए, तो मतलब बी सी डी क्रम में ही लगे हुए हैं, लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपने ढूंढ लिया, बी सी डी के बाद ए, कौन सा ऑप्शन होगा, बी सी डी के बाद ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन मिल रहा है इसका मतलब ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आपके सामने है। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड अ टफ स्टांस, गवर्नमेंट ने उठाया है, क्या उठाया है, टफ स्टांस। स्टांस का मतलब क्या होता है, कदम। तो गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त कदम उठाया है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टेरर। तो विद रिस्पेक्ट के बाद ऑफ नहीं लगता बेटा, विद रिस्पेक्ट टू लगता है। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू, आप ऑप्शन ढूंढिए, फ्रेज है विद रिस्पेक्ट टू, पहला ही ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू, आपका आंसर यही होगा, फिर नीचे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है आपको, और इडियम दिया है, इसकी मीनिंग है बी एन ओपन बुक। बी एन ओपन बुक का मतलब खुली किताब होना। खुली किताब होने का मतलब क्या हुआ, अगर आप खुली किताब हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में आसानी से 2 मिनट आपसे बात करेगा और सहज ही आपके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लेगा वो। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके बारे में लोग बड़ी जल्दी अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो खुली किताब होते हैं, मतलब जिनके व्यक्तित्व में कुछ सीक्रेट नहीं होता, सब कुछ ओपन होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला लिखा है वन हु हैज़ रिटन एन एग्जामिनेशन, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ, खुली किताब का मतलब एग्जामिनेशन देना नहीं होगा विदाउट प्रिपरेशन। दूसरा है कि वन हु एडवाइसेस अदर्स टू बी फ्रैंक, जो दूसरों को सलाह देता है कि वो फ्रैंक रहें, ये भी नहीं होगा। वन हु इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग, जो किताब पढ़ने का बड़ा शौकीन है। यहाँ देखो, अगर एग्ज़ाम में बुक पर इडियम दिया हुआ है तो उसकी मीनिंग में पढ़ना लिखना बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। चौथा ऑप्शन दिया है अबाउट होम इट इज़ इजी टू नो एवरीथिंग, जिसके बारे में सब कुछ जान लेना बहुत आसान होता है, तो यही वाला ऑप्शन होगा आपका। मैंने कहा था खुली किताब का मतलब जिसके व्यक्तित्व में कुछ छुपा ना हो, सब कुछ ओपन हो। तो अब आप देखिए छठवां क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग वाला चुनना है, तो गलत स्पेलिंग वाले ढूंढिए। टेंटेटिव में क्या होता है, टी ई एन टी होता है, शुरुआत में टी ई एन टी होता है टेंटेटिव। तो टेंटेटिव का मतलब क्या, अरे जैसे आप लोगों के एग्जाम की डेट आती है भाई, तो पेपर फार्म आ गया तो आदमी कहता है ना टेंटेटिव डेट क्या है, जुलाई में होगा, टेंटेटिव डेट क्या है, अगस्त में होगा, ऐसे ही टेंटेटिव में टी ई एन टी होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है रिम्यूनरेटिव, रिम्यूनरेटिव। ठीक है, तो रिम्यूनरेटिव क्वेश्चन नंबर, करेक्ट स्पेलिंग पूछा है ना, तो यही तो सही है फिर। रिम्यूनरेटिव की स्पेलिंग सही है। रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है सैलरी से संबंधित, जैसे हमने किसी के यहाँ काम किया 15 दिन, उसके बाद जो हमारी सैलरी बनती है वो पारिश्रमिक से रिलेटेड, ये होता है रिम्यूनरेटिव। तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, इसमें हम क्या बताएं आपको। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव में क्या होता है, तो सब्सटेंटिव में सब्स के बाद जो टेंट लिखा है वो टेंट होना चाहिए, टी ए एन टी होना चाहिए। ठीक है ना, सब्सटेंटिव में एस यू बी एस टी ए एन टी।
और जो स्पेकुलेटिव है, स्पेकुलेटिव में एल के बाद क्या होना चाहिए था, LATIVE, ठीक है, ये होता है स्पेकुलेटिव, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है काल्पनिक, और सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है, मूल, ओरिजिनल, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको मिल गया था रिम्यूनरेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए आप एक वर्ड बताइए क्या होगा। और सेंटेंस दिया है स्ट्रांग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत तेजी के साथ और बहुत मजबूत नदी की धारा। तो उसको हम जिसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब बरसात बहुत होती है, बहुत भयानक बरसात होती है, तो नदी की जो धारा है वो बहुत तेजी के साथ बहती है। तो बरसात वगैरह में जो नदी की धारा बहती है, जो किनारों को काटते हुए आगे बढ़ती है, गरजती हुए, उसे हम लोग कहते हैं टॉरेंट, ठीक है ना। तो वो टॉरेंट होता है। अक्सर देखा होगा पहाड़ों पर जब बहुत बारिश होती है तो पहाड़ कट काट काट के गिराते हुए धाराएं आगे बढ़ती हैं, उन्हें टॉरेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही होगा। रिव्यूलेट क्या होता है, जो पतली धाराएं होती हैं, बहुत मतलब पतली पतली धाराएं आके जब एक में मिलती हैं तो बड़ी नदी बनती है, तो उन्हें रिव्यूलेट्स कहा जाता है। क्रीक झरना होता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, टॉरेंट, स्ट्रांग और पावरफुल स्ट्रीम ऑफ रिवर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 8वां, फिर से एक बार करेक्ट ऑर्डर का सेंटेंस है। करेक्ट ऑर्डर के सेंटेंस में फिर हम लोग आते हैं। सेंटेंस पढ़ने के लिए सोच रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लूँ तो हमारा डी वाला ऑप्शन पूरा पूरा दिखने लगे। नहीं दिख रहा है, ठीक है, तब भी पढ़ने में आ रहा है। लिखा है बास्केट्स एंड कार्स फ्लडेड द स्ट्रीट टर्निंग इट इनटू अ मोबाइल मार्केट, ठीक है ना। जो टोकरियां हैं और कार्ट्स का मतलब बैलगाड़ी वगैरह है, ये सब लोग गली में फिर से भर गए और गली को फिर से क्या बना दिया, मोबाइल मार्केट, चलती फिरती मार्केट के रूप में इन्होंने बदल दिया। बी में लिखा है हियरिंग देयर क्राइज, किसकी क्राइज भाई, यहाँ ढूंढना होगा, ये कोई लोग होंगे ना, लोग होंगे जिनकी ये क्राइज है, जिनके चिल्लने उल्लने की आवाज़ है। तो hearing their cries, people with bags started coming out from their houses. तो लोग बैग वैग लेकर के फिर से गलियों में निकल आए। Suddenly the street came alive. Suddenly the street came alive. अचानक गली जो है वो क्या हो गई, जीवित हो गई, लगता है जिंदा हो गई, मतलब लोगों की चहल पहल बढ़ गई। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक एंड से मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, क्राइज ऑफ वेंडर्स, क्राइज ऑफ वेंडर्स, देखिए यहाँ लिखा क्राइज ऑफ वेंडर्स। तो ये जो हमारे शोरगुल की आवाज़ आ रही थी किसकी थी, जो मैंने यहाँ कहा था ना कि देयर क्राइज किसकी है, वो वेंडर्स की क्राइज है। तो हमें बी मिल गया, किसके बाद लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन तो हमारे सामने अब आपने सेट कर ही लिया होगा कौन कौन सा ऑप्शन होना है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये है 8। आंसर फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। पूरा आ नहीं रहा है, चलो स्क्रॉल कर करके बताएंगे, पूरा आ नहीं रहा है एक बार में। ए में कहा कि बास्केट कार्ड्स फ्लडेड इन द स्ट्रीट, मतलब गली में बास्केट्स और वो आ गए, फ्लड क्या कहते हैं, कार्ड्स आ गई। चलो अभी ये शुरुआत नहीं होगी। और हियरिंग देयर क्राइज मैंने कहा था, ये किसकी क्राइज है, उन लोगों की क्राइज है जो लोग गलियों में आ गए थे, वेंडर्स हैं। और सडनली द स्ट्रीट केम अलाइव, तो यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है, कहाँ से, सडनली द स्ट्रीट केम अलाइव, अचानक जो गली है वो क्या हो गई, जीवित सी हो गई। तो गली जीवित किससे हो गई बताओ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वेंडर्स के बोलने की आवाज़ें आने लगी, ठीक है ना। तो और फिर यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है बास्केट्स एंड कार्ड्स, तो मुझे लग रहा है सी के बाद हम ए लगाएं। ठीक है, सी में लिखा है कि गली अचानक से सजीव हो गई। तो गली सजीव, गली जो है वो अलाइव कैसे होती है,
बास्केट्स और कार्ड्स, गली में बास्केट्स और कार्ड्स, यहाँ से यहाँ तक गली को क्या बना दिया, चलती फिरती मार्केट के रूप में बना दिया। अब होगा जब चलती फिरती मार्केट, मतलब यहाँ लिखा है ना कि गलियों में कार्ट्स और टोकरियाँ दिख रही हैं, तो ये कार्ट्स और टोकरियाँ किसकी होंगी, ये कार्ट्स और टोकरियाँ होंगी इन वेंडर्स की होंगी, और वेंडर्स जो चीज से ला रहे हैं इनके बाद लगना चाहिए इनकी क्राइज को सुन करके। तो हमारे पास क्या हुआ, सी लगा पहले, सी के बाद क्या लगा, ए लगा, ए के बाद क्या लगा, एक सिरे से दूसरे से सिरे तक वेंडर्स हैं, वेंडर्स के बाद क्या लगेगा, इन्हीं की चीख पुकार यहाँ पर है, और यहाँ लिखा है देयर क्राइज, इसके बाद हम लगा दें बी। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी ए बी और डी। तो सी ए बी और डी या डी और बी, सी ए डी बी तो मिल नहीं रहा है, तो सी ए डी बी नहीं मिल तो रहा है, सी ए डी बी, अरे भाई कहाँ हम परेशान थे, देखो इतनी देर से सोच रहे हैं कि सी ए डी बी मिल नहीं रहा है, और ये आके सामने सी ए डी बी दिखाई दे रहा है और मैं ढूंढ रहा हूँ सी ए डी बी मिल ही नहीं रहा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, आंसर आँख के आगे होता है, मैं ढूंढ रहा होता हूँ उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। ये देखिए क्या लिखा है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल एरर क्या है इसमें। लिखा है द लिटिल बॉय वाज सो बिजी प्लेइंग विद हिज टॉय ट्रेन, बच्चा अपनी टॉय ट्रेन के साथ खेलने में इतना बिजी था कि ही डू नॉट इवन लुक अप। ये देखिए ही लिखा और ये देखिए डू नॉट लिखा, तो भैया आप ही के साथ डू लगाते हैं क्या, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डू नहीं लगता, क्या लगता है, डज लगता है। ठीक है, तो गलती कहाँ है, गलती है इस डू में। आप ढूंढिए ऑप्शन कौन सा हुआ, ये डू नॉट लिखा हुआ, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। एक ऑप्शन अगर नो इम्प्रूवमेंट हो तो इसका मतलब हुआ कि हमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। आफ्टर गोइंग थ्रू देयर ब्राउचर, आफ्टर गोइंग थ्रू देयर ब्रोचर्स, ब्रोचर मतलब क्या होता है, वो जो दुकान वकान पे जाइए तो लोग ब्रोचर दिखाते हैं, इसमें दाम वगैरह लिखा होता है। आई हैज़ डिसाइडेड, तो अब ये देखिए ये आई के साथ क्या लिखा है, हैज़। पहली बात तो ये समझिए कि हम लोग आई के साथ हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं। अच्छा, हम लोग क्या लगाते हैं, नियम है भाई। डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन, डोनेशन टू हेल्प, ठीक है, बाकी सब में तो सही है, आई के साथ हैव लगाना था। तो कहाँ पर मिलेगा आई हैव, देखिए कहाँ पर मिलेगा आई हैव, गलती कहाँ है आई हैव की, किस सेंटेंस में आता है आई हैव, आप लोग बताइए कहाँ है। आई डिसाइडेड, हाँ ठीक है, ये लिखा होगा आई डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन, क्योंकि आई हैज़ डिसाइडेड होगा नहीं, तो फिर आई डिसाइडेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई डिसाइडेड लिखा है लेकिन यहाँ फार के साथ मेकिंग लिखा है, वो गलत होगा। आई डिसाइडेड टू मेक, अब इस वाले में क्या गलती है, तीसरे वाले में ये फार के साथ हेल्पिंग नहीं लगेगा, यहाँ टू के साथ हेल्प लगना चाहिए। पूरी कहानी में सेंटेंस ऐसे होगा, आई डिसाइडेड के बाद होना चाहिए आई, उसमें क्या गलती थी, स्टेटमेंट में आई के साथ हैज़ लगा हुआ था, तो आई के साथ हैज़ लगा हुआ था इसलिए ये वाला गलत हो गया। अच्छा, दूसरे में आया आई डिसाइडेड और यहाँ फार मेकिंग लिखा है, तो डिसाइड के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये वाला गलत हो गया। चौथा देखते हैं, तो आई डिसाइड, देखिए ये प्रेजेंट में आ गया, ये डिसाइड प्रेजेंट में आ गया। दूसरी बात, फॉर हेल्पिंग जो है कारण बताने काम आता है, उद्देश्य बताने के नहीं, ये गलत हो गया। फाइनली आई डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी ठीक है, और उद्देश्य बताने के लिए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में इडियम की मीनिंग पूछा है। इडियम क्या दिया हुआ, इन अ नटशेल, तो इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में, तो संक्षेप में ये लिखा है एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत डिटेल में ना जाते हुए संक्षेप में अगर हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो होता है ब्रीफली, इन अ नटशेल। तो हमारा आंसर मिल गया, फिर नीचे देखने कोई मतलब ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती तो उस मैच को क्या कहते हैं? ड्रॉ। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए फीट क्या होता है? फीट बताइए क्या होगा? फीट होता है जो हम करतब वगैरह दिखाते हैं, जैसे आप देखे होंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड होती है, तो उसमें सेना के जवान अपने अलग अलग करतब दिखाते हैं, उसी को कहा जाता है फीट। और कंक्वेस्ट क्या होता है? कंक्वेस्ट होता है जो युद्ध वगैरह होती है, तो युद्ध में जब जीत जाते हैं तो कंक्वेस्ट कर लेते, मतलब एक तरह से ये कंपटीशन है, कंक्वेस्ट मुकाबला है। और ट्रायम्फ क्या होता है? ट्रायम्फ होता है जीत, विक्ट्री। तो जो जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती उसको क्या कहोगे? ड्रा करोगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा है, और पैसिव वॉइस सोच रहा हूँ पूरा आ जाए, शो कर दे, थोड़ा सा और स्क्रॉल हो जाए। हाँ ठीक है, हो गया, काम बन गया। तो लिखा है द साइक्लोन हैज़ डैमेज्ड, क्या करना है आपको? हैज़ डैमेज्ड। तो हैज़ डैमेज्ड अगर होगा तो हमें इसकी जगह पर क्या होगा? हैज़ की जगह हैज़ या हैव हो सकता है, कि देखें सब्जेक्ट क्या आएगा। इसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हैज़ डैमेज्ड का। ठीक है। तो हैज़ या हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है हमको सबसे पहले। तो पहले क्रॉप्स नष्ट हुई तो सेवरल क्रॉप्स हो गया, हैव बीन डैमेज्ड। ठीक है, इसमें तो हमें करेक्ट मिल गया। दूसरा देखते हैं, देखिए आर आर लगा हुआ, ये होगा नहीं। तीसरे में देखिए हैव के बाद सीधे डैमेज्ड लिखा, ये है नहीं। और चौथे में देखिए हैड बीन लगा हुआ है, ये होता नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, हालांकि हमने हर क्वेश्चन के साथ ये पैराग्राफ लगा दिया है सुविधा के लिए, लेकिन फिर भी स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, मोबाइल की स्क्रीन पर पूरा का पूरा आ नहीं पाता बेटा। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ते ही समझ लेंगे, समझने के बाद याद रखना कि A1 2 3 4 की जगह पर क्या लगाना था, जरा दिमाग में रखिएगा। तो दिया हुआ है कि ग्राउंड वाटर टेबल, जो भूमिगत जल का लेवल है वो रिसीडिंग अलार्मिंगली। रिसीड का मतलब होता है नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, घटता जा रहा है। अलार्मिंगली, अलार्मिंगली लगाने का मतलब जो कि खतरनाक लेवल पर है। ठीक है ना, चेतावनी की घंटी बजा रहा है। तो ऐसे में ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी, अच्छा पहले ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी क्या होती है ये समझ लीजिए। ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रिच की खासियत क्या होती है कि शरीर से तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन डरपोक होता है। तो ऑस्ट्रिच के सामने अगर कोई दुश्मन आ जाता है, या ऑस्ट्रिच के सामने कोई मुसीबत आ जाती है, तो ये रेत में अपनी मुंडी, मतलब अपना सिर रेत में छुपा लेता है, और पूरी शरीर बाहर है, केवल उसका सिर जो है, आंखें और सिर रेत के अंदर डाल लेता है। तो वो मुसीबतों को नहीं देखता, वो प्रॉब्लम्स को नहीं देखता, तो उसे लगता है कि प्रॉब्लम्स टल गई या प्रॉब्लम चली गई। तो एक तरह से ये हो गया ना कि हम प्रॉब्लम्स से आंखें मूंद रहे हैं, या प्रॉब्लम्स को अनदेखी कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स को से जूझने और निपटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम को टाल रहे हैं। मतलब हम आंख मूंद लेंगे तो क्या प्रॉब्लम टल जाएगी? तो ये ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी होती है। तो भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको हल ना करके ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी, शुतुरमुर्ग वाली मेंटेलिटी अपना रहे हैं। तो ऐसा करने से मुसीबत बढ़ जाएगी। तो यही राइटर ने कहा कि ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी विल ओनली इंक्रीज वाटर वोज। वोज का मतलब क्या हुआ? दुख, कष्ट। तो अगर हम ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी अपनाएंगे तो इससे हमारे पानी को लेकर के जो कष्ट हैं वो केवल कष्ट बढ़े ही जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। आगे लिखा है डेफिसिट रेनफॉल, मतलब क्या हुआ? बारिश में कमी। डेफिसिट होता है ना, कम, घाटा। तो डेफिसिट रेनफॉल, बारिश की कमी। आगे लिखा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल का, एक्सट्रैक्शन का मतलब दोहन, और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे, अनप्लान्ड, अंधाधुंध, धुआंधार हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगा? पानी भी बरस कम रहा है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो एक कारण ये हो गया, और एक कारण ये हो गया। तो दोनों चूंकि कारण है ग्राउंड लेवल वाटर को कम करने के लिए, तो यहाँ प्लस करने का अलग कोई वर्ड चाहिए।
तो प्लस करने वाला कोई वर्ड जैसे यहाँ पर एंड भी हो सकता है, अलोंग विद भी हो सकता है और आल्सो भी हो सकता है। इस तरह का कोई वर्ड होगा दोनों बातों को एक में जोड़ने के लिए, ठीक है, आइडिया लग गया। तो दूसरे फिलर में हम आते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर डैश टू मेजर रीजन्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो मुख्य कारणों को क्या कर रहा है ये देखना होगा। तो यहाँ हमें क्या लगानी है, वर्ब। तो ये हो सकता है कि ये दो मुख्य कारण है या पैदा कर रहे हैं। तो या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि दो मुख्य कारण हैं, आर लगा देंगे, वर नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है, आर लगा सकते हैं। या फिर ये हम काज ये भी लगा सकते हैं कि ये कारण पैदा कर रहे हैं दो मेजर रीजन्स को। तो मतलब यहाँ है दो कारण, दो मुख्य कारण हैं का सेंस लगाना है। आगे लिखना है फॉर टू मेजर रीजन्स फॉर डैश, किस चीज़ के लिए, डैश सिचुएशन। तो ये बताइए कैसी सिचुएशन है भाई, अच्छी सिचुएशन है, एक बुरी सिचुएशन है। तो यहाँ निगेटिव सिचुएशन है ना, संकट की स्थिति है, पानी घटता जा रहा है। आगे लिखा गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए डैश हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। तो किसके, किसकी हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन को सरकार को प्रमोट करना चाहिए। संकट किस पर है बेटा, संकट है वाटर का। तो संकट वाटर का है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, वाटर लगना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा सिटीजन्स मस्ट डैश लर्न। तो उनको, नागरिकों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो एक काम किसका हो गया, गवर्नमेंट का, एक काम गवर्नमेंट का हो गया और दूसरा सिटीजन की जिम्मेदारी। तो ये इनकी जिम्मेदारी, ये इनकी जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारियों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे टू या आल्सो जैसा कोई वर्ड होना चाहिए, ठीक है, हम लोग अंदाजा लगा लिए। तो आप बताइए पहले में क्या लगा था, पहले में हमने कहा था कि दो कारण बताए गए थे, डेफिसिट रेनफॉल, ठीक है ना, डेफिसिट रेनफॉल और अंधाधुंध पानी का उपयोग। तो डेफिसिट रेनफॉल और अंधाधुंध पानी का उपयोग दोनों कारण हैं, वन एंड वन दो कारण है। तो प्लस करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं। अगर एंड ना होता तो आल्सो लगाते, लेकिन एंड दिया है तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए दूसरे नंबर पर हमारा फिलर क्या होगा, देखते चलते हैं, यहाँ से एक बार देखते चलें। ग्राउंड वाटर डैश टू मेजर रीजन्स, मैंने यहाँ कहा था कि दो मुख्य कारण हैं। तो दो मुख्य कारण हैं के लिए हम टू नंबर पे क्या देखते हैं, आर। तो ये वास का तो कोई गुंजाइश नहीं है, दो मुख्य कारण है तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, सिंगुलर नहीं लगेगा, बी और आर में आ जाते हैं, तब क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। इज क्यों नहीं लगा, क्योंकि दो मुख्य कारण है ना, तो दो है तो फिर इज नहीं लिख सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलर नंबर 3। तो फिलर नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दो मुख्य कारण है फॉर डैश सिचुएशन। तो इस समय कैसी सिचुएशन बनी हुई है बताइए, डैश सिचुएशन के लिए क्या लगाएंगे, दो सिचुएशन की, आ सिचुएशन की, देयर सिचुएशन की, द सिचुएशन, ये लगेगा द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन का हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो पहले जिस बात का जिक्र कर चुके रहेंगे उसको दोबारा जिक्र करेंगे, तो उसके पहले क्या लगना है, द। और अगर दाना लगा होता तो यहाँ क्या लिखा होता, मान लो लिखा होता क्रिटिकल सिचुएशन, तो क्रिटिकल सिचुएशन ज़्यादा सुटेबल हो जाता, मतलब ये गंभीर स्थिति है। तो मान लो क्रिटिकल जैसा कोई वर्ड इन्होंने नहीं दिया, आर्टिकल लगाने के लिए दिया, तो आर्टिकल लगाने के लिए देंगे तो आ नहीं लगेगा, क्योंकि सिचुएशन डेफिनेट है, हम लोग पहले से जानते हैं। ऐसी स्थिति में डेफिनेट सिचुएशन के लिए हम दा लगाएंगे, ठीक है। दोज और देयर लगाते तो ये फिर प्लूरल में आ जाता, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पैसेज का फिर नंबर 4 होगा। तो नंबर 4 होगा, तो ये तो पहले ही भर चुके थे कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए किसकी, हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन के लिए। तो हम लोग पूरे पैराग्राफ में समस्या किसकी कर रहे हैं, वाटर की समस्या की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फिलर नंबर 4 पर तो ये फिक्स है कि वाटर ही होगा, कोई और चांस ही नहीं आ सकता। डिस्कशन किस पर बात हो रहा है, वाटर पर हो रहा है, तो वाटर ही फिलर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 5वीं पोजीशन पर हमें क्या लगाना था, देख लेते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन बचाना। तो सिटीजन मस्ट डैश, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बता दी है, और किसकी बता रहे हैं, सिटीजन की बता रहे हैं जिम्मेदारी। मस्ट मॉडल वर्ब लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो यहाँ कोई एडवर्ब यूज करना चाहिए। तो कोई एडवर्ब यूज करना चाहिए, क्या होना चाहिए एडवर्ब, वो देखते हैं। तो आल्दो तो विरोध हो जाएगा, ऑलरेडी भी नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसलिए क्या लगा, आल्सो लगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें पूछा क्या है, पूछा है एप्रोप्रिएट साइनोनियम, ठीक है, साइनोनियम पूछा है। तो साइनोनियम क्या होगा, कैमोफ्लेग का, कैमोफ्लेग का मतलब क्या होता है,
कैमोफ्लेग जानते हैं ना? कैमोफ्लेग होता है एक जानवर है गिरगिट। गिरगिट समझ रहे हैं ना? गिरगिट छिपकली की प्रजाति का होता है। गिरगिट हमेशा रंग बदलता है अपना। तो अगर किसी आदमी को आप कैमोफ्लेग कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? भेष बदलना। तो वेश बदलने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है? डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब बदले हुए वेश में। और वर्ड क्या है? एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, शो करना। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? किसी के सामने खुल जाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ये केस एक्सपोज हो गई है। ठीक है, और डाइवर्ज क्या होता है? डाइवर्ज और कन्वर्ज दो वर्ड होते हैं। जैसे एक रास्ता है ये, ठीक है, ये रास्ता है, ये रास्ता आगे चल करके यहीं से दो रास्ते निकल जाए, एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया। तो आप इधर से जा रहे हैं और ये यहाँ पे रास्ता दो तरफ मुड़ जा रहा है, तो ये होता है डाइवर्ज हो जाना। और कन्वर्ज हो जाना क्या होता है? दो रास्ते आ रहे हैं इधर से, ठीक है, दो रास्ते आए, दो रास्ते एक जगह आके एक में मिल गए, तो इसे क्या कहा जाता है? कन्वर्ज। इधर से एक रास्ता आया, इधर से एक रास्ता आया, दोनों मिल गए एक जगह, तो ये क्या होते हैं? कन्वर्ज हो जाते हैं। तो डाइवर्ज कन्वर्ज एक दूसरे के अपोजिट है। दो तरफ से आके एक में मिल गया तो ये क्या हो गया? कन्वर्ज। और एक आते आते दो तरफ को फैल गया तो ये क्या हो गया? डाइवर्ज। ठीक है, तो संगम को इसीलिए कहा जाता है कन्वर्ज। ठीक, तो हमारा कैमोफ्लेग का आंसर क्या था भाई? मेन बात तो भूल ही गए, इसका आंसर क्या होगा? डिस्गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसके पहले वाले में क्या पूछा था? करेक्टली स्पेल्ड। अब की बार क्या पूछा है? रॉन्गली स्पेल्ड। अपॉर्चुनिटी में क्या गलती होती है? वो अपॉर्चुनिटी में OPPOR होता है ना, तो ये हमारा OPPOR होता है और हमको हमारे आंसर मिल गया। OPPUR लिखा है, गलत स्पेलिंग किसकी है? अपॉर्चुनिटी की। ठीक है ना, और सबकी सही है। अब अपोजिशन आप जानते हैं, ओपुलेंस क्या होता है? अमीरी, समृद्धता। और ऑपरेशन अत्याचार, जुल्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है विरुलेंट, और विरुलेंट का मतलब क्या होता है? जेलस। कौन वाला जेलस? जे वाला जेलस, ये होता है जेलस। एक होता है जेड वाला जेलस। तो ये वाला जो जेलस होता है जेड वाला, ये अच्छी चीज है, उत्साह है, जोश है। जो जे वाला जेलस है ये क्या है? ईर्ष्या और जलन है। तो वेरोलेंट का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ये होता है प्रेम, मित्रता, सौहार्द। तो क्या हो जाएगा? एमिकेबल। डेंजरस आप जानते हैं, पावरफुल आप जानते हैं, और लेथल का मतलब होता है जानलेवा, घातक। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? चौथा, क्योंकि वेरुलेंट का अपोजिट पूछा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में देखने में तो फिलर दिखाई दे रहा है, एक ही खाली जगह है, चलो देख लेते हैं। द पिलग्रिम्स ग्रीव इंक्रीजिंगली अवेयर। तीर्थयात्री हैं वो इंक्रीजिंगली क्या होते हैं? सतर्क होते जा रहे हैं। किससे सतर्क हो जा रहे हैं? डैश ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। तो ये अवेयर हुए जा रहे थे किस चीज से? पवित्र बौद्ध ग्रंथों की किस चीज से? उसके बाद इन द चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद चाइनीज लैंग्वेज में पवित्र बौद्ध ग्रंथों की डैश चीज हुई जा रही थी, इसलिए वो लोग डिसाइड किए टू ट्रेवल टू इंडिया एंड रीच सर्च ऑफ देम। तो जो पिलग्रिम्स थे उनको अवेयरनेस ये हो रही थी कि चाइना में बौद्ध धर्म के जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, उनकी कमी होती जा रही है, इसलिए चाइना से जो यात्री थे वो धीरे धीरे इंडिया की ओर आ रहे थे बौद्ध ग्रंथों की खोज में। तो अब बताइए चाइना में बौद्ध ग्रंथों की क्या चीज़ होगी तब वो लोग यहाँ आएंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। अगर कमी होगी तभी यहाँ आएंगे। तो कमी के लिए कौन सा वर्ड लगेगा? ये पॉसिटिव। पॉसिटिव मतलब क्या होता है? अभाव या कमी। परसिस्टेंस क्या होता है? निरंतरता। प्रेफरेंस आप जानते हैं, प्रेफर करना। और पारिटी का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं? पारिटी मतलब होता है समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। देखिए ये लिखा है ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। तो ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है, इसके लिए सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, और सेंटेंस है कि वी विल यूज एनामल पेंट। हमें एनामल पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ऑन दिस वॉल, इस दीवार पर, बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश, क्योंकि ये देता है अ बेस्ट फिनिश। बेस्ट क्या है भैया? बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ नहीं लगता, क्या लगता है? दा लगता है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे बेस्ट फिनिश रखना है तो क्या लिखना होगा? द बेस्ट फिनिश।
और अगर आ लगाना चाहते हो तो क्या करो, तब आ बेस्ट नहीं, तब क्या करो, आ गुड फिनिश लिखो। या तो अ गुड फिनिश होगा या तो द बेस्ट फिनिश होगा, मतलब गलती कहाँ है, गलती है यहाँ पर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ, 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और हम यहाँ पे आके देखते हैं। और सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डिस्प्ले नहीं हो सकते मोबाइल की स्क्रीन पर, तो इसलिए आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या क्या ध्यान रखना है। महेश सेट टू इंटरव्यू, और एक चिंता क्या है यहाँ पर, सेट टू की जगह होना चाहिए टोल्ड, याद रखिएगा, इस सेट टू की जगह पर टोल्ड होना चाहिए। और ये जो इन्वर्टेड कामा लगा है यहाँ पर क्या लगा होना चाहिए, दैट लगना चाहिए। ठीक है ना। और ये जो सर लिखा है इसके लिए क्या होगा, रिस्पेक्टफुली होगा। हालांकि कभी कभी बिना रिस्पेक्टफुली लिखे भी काम चल जाता है, अगर रिस्पेक्टफुली लगा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन सर तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, ये सर यहाँ पे नहीं रहेगा, इसकी जगह पर रिस्पेक्टफुली आ जाएगा। दूसरा चेंज क्या होगा, ये आई, आई किसके लिए लगा है भैया, महेश के लिए लगा है, तो आई का बदल के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और वाज का क्या हो जाता है, वाज का हो जाता है हैड बीन में बदल जाता है। ठीक है ना, हैड बीन, तो हैड बीन इंचार्ज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एट माई प्रीवियस ऑफिस, ये माई की जगह किसके लिए लगा, आई और माई तो दोनों कौन है, महेश हैं, तो अगर आई का ही हुआ है तो माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इतनी चीज़ें हमें देखनी हैं। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या इसमें कोई गलती है। तो इसमें हमने कहा था आई वाज बदल के क्या हो जाएगा, ही हैड बीन हो जाएगा, इनका काम हो गया। दूसरा लिखा है महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर, टोल्ड सही है, दैट सही है, ही सही है, हैड सही है, बीन सही है। और एट हिज प्रीवियस ऑफिस, तो जहाँ जहाँ चांस थे गलत होने की वो सारी जगहों पर करेक्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तीसरा क्यों नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट सर, देखिए सर को यहाँ से हटाना चाहिए था, और दूसरी बात वाज का हैड बीन होना चाहिए था। ठीक है ना, तीसरे ये माई बदल के हिज होता। चलिए चौथा ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे यू लगाने का कोई चांस नहीं था। महेश ने इंटरव्यूअर से कहा कि यूअर, तो ये भी गलत हो गया, फिर ये माई नहीं चेंज किया गया है। तो देखिए इतनी गलतियां हैं। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ मिनिएचर। तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है, मिनिएचर का मतलब बहुत ही क्षीण, क्या होता है, बहुत ही क्षीण का मतलब बहुत कम, बहुत दुबला पतला, बहुत मतलब मात्रा में, अमाउंट में बहुत ज़्यादा, साइज में बहुत छोटा। आप ऐसे कह दें, क्या लिख दें, सूक्ष्म लिखे नहीं, सूक्ष्म तो माइक करो बहुत ही हो जाएगा, ये ऐसे कर सकते हैं, बहुत छोटा, बहुत ये हो गया मिनिएचर। तो मिनिएचर का अपोजिट क्या होगा, जिगेंटिक मतलब विशाल काय, कोलोसल का मतलब विशाल काय, मेमत का मतलब विशाल काय। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया, ये तो अपोजिट हो गए, तो ये आंसर नहीं हो गया। फिर डिमिन्यूटिव का मतलब होता है, ये होता है सूक्ष्म, बहुत ही जरा सा, यही हमारा इसका साइनोनियम होगा, आपका आंसर होगा 4। तो देखिए हमने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि आप लोग कोई प्रॉब्लम रख नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रखते हैं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सॉल्व कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करिए। और ठीक है, कल तो संडे है, देखा जाएगा कल क्या होता है, वो कैब में कुछ होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ अगले दिन, तब तक